ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल बिंदास हूँ। आज हम प्रोविडेंट फंड सेक्शन 16 डिडक्शन डिस्कशन करेंगे। चलो पहले समझो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसको कॉपी मत करो, पहले समझो। मान लो कि ये एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय, एक प्रोविडेंट फंड बनाया गया है एम्प्लॉय का बेनिफिट्स के लिए। मतलब प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट्स कौन लेगा? एम्प्लॉय। रूल यही बनाया गया है कि एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा प्रोविडेंट फंड को हर साल, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करेगा। ये दोनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूशन करेंगे। मतलब जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उतना एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करेगा। वो पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा जब एम्प्लॉय चाहेगा। रिटायरमेंट से पहले भी ले सकता है, रिटायरमेंट के बाद भी ले सकता है। अब जब पैसा विड्रॉ करेगा एम्प्लॉय, 4 प्रकार का पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। नंबर 1, जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया था। नंबर 2, उसके ऊपर इंटरेस्ट। नंबर 3, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन किया था। नंबर 4, उसके ऊपर इंटरेस्ट। थोड़ा सा डिले चल रहा है, वेट करो। देखो आ गया। 4 प्रकार का अमाउंट मिलेगा किसको? एम्प्लॉय को। पहला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दूसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट, तीसरा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, चौथा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट। तो 4 प्रकार का पैसा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा पीएफ को, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा पीएफ को, वो बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलेगा। ये एक प्रकार का बेनिफिट्स होता है एम्प्लॉय का। फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन के वक्त क्या होगा ट्रीटमेंट, फिर विड्रॉल के वक्त क्या होगा ट्रीटमेंट। चलो एक बार इसका समरी समझते, फिर उसके बाद नोट्स लिखेंगे हम। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार का। प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार का। एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सेकेंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बोलो प्रोविडेंट फंड कितने प्रकार का? सर प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार का। अब देखो उसका टैक्स ट्रीटमेंट। स्टैट्यूटरी, अच्छा पहले एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। किसका? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को कंट्रीब्यूट करता है तो नॉट टैक्सेबल। बड़ा ये टैक्सेबल किसके हाथ में आएगा? एम्प्लॉय के हाथ में। द कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन एज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। डीए मीन्स डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब डीए इफ, मतलब डीए इफ। Employer's contribution to unrecognized provident fund not taxable. Employer's contribution to public provident fund not applicable. चलो ये हो गया एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। अब देखो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कर रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को तो नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन कर रहा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड को तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट,
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉट एप्लीकेबल। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अप टू 9.5% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट रेट, ये 9.5% पर एनम सैलरी का नहीं। मान लो कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% एग्जीबिशन मिल जाएगा, 0.5% टैक्सेबल होगा। एनी एक्सेस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। जब लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हो तो विड्रॉल के वक्त स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा विड्रॉ करोगे नॉट टैक्सेबल, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल, लमसम अमाउंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल होगा, लेकिन नोट में लिखा हुआ है, नोट पढ़ना पड़ेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल। अब देखो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो क्या होगा प्रोविजन, जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किया था, जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किया था वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। जितना एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन किया था, खुद का पैसा विड्रॉ कर रहा है, नॉट टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सॉरी, मतलब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ कर रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को, अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विड्रॉ हो रहा है तो नॉट टैक्सेबल, उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक काम करो, लिखो पहले लिखो फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मतलब एक प्रोविडेंट फंड जो क्रिएट हुआ है अंडर एनी स्टैट्यूट। ओके, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट। फिर लमसम अमाउंट received by employee on retirement। बोलो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। इंटरेस्ट अच्छा, ये रहा तुम्हारा स्टैट्यूटरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉरी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन किया, इंटरेस्ट मिला, लमसम अमाउंट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट, लमसम अमाउंट भी एग्जेम्प्ट। इसका मतलब खाली एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर तुम्हें
डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट, फॉर recognized provident fund, employees contribution, interest, employers contribution, recognized provident fund, lump sum amount received, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इंटरेस्ट exempt up to 9.5%, employers contribution exempt up to 12% of salary, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA इफ प्लस कमीशन परसेंटेज बेसिस में, लमसम अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट, लमसम अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट देखो, एक नोट लिखो इधर, लमसम अमाउंट रिसीव्ड from recognized provident fund is exempt under section 10(12) if employee has rendered service of 5 years or more। ओके, अगर 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विस रेंडर किए हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इफ एम्प्लॉई सर्विस रेंडर्ड सर्विस less than 5 years, then exemption allowed in respect of employer's contribution and interest shall be withdrawn। अगर 5 साल तुम सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हो तो जितना एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। हाउएवर, लिखो, हाउएवर in the following 3 cases exemptions
shall not be withdrawn even through service is less than 5 years। ये 3 केसेस में एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगा भले तुम्हारा सर्विस 5 साल से कम है। एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ, एम्प्लॉय का तबीयत खराब हो गया जिसके वजह से उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू शटडाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस, एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया जिसके वजह से एम्प्लॉय रिटायर हो गया। एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड with the instruction that his balance in RPF should be transferred to न्यू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय रिटायर किया फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम्हारा जो बैलेंस है ना न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब तुम फिर से ज्वाइन करोगे किसी दूसरे फार्म या दूसरे कंपनी, ये कंट्रीब्यूशन मतलब जितना भी बैलेंस है तुम्हारा आरपीएफ में वो नए एम्प्लॉयमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। बस यही 3 केस में एग्जम्पशन विड्रॉ नहीं होगा, बाकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। मेरा तो स्पेस खत्म होएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। नेक्स्ट लिखो, फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, for unrecognized provident fund, employees contribution, interest, employers contribution, unrecognized provident fund, lump sum amount received। employees contribution इग्नोर, इसका कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट। जब अमाउंट रिसीव करोगे तब देखा जाएगा।
एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इग्नोर, कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन बोलो, टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये दोनों टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। ओके, नेक्स्ट लिखो सुपर अनाउंसेशन फंड। सुपर अनाउंसेशन फंड, सुपर अनाउंसेशन फंड दो प्रकार का, एक होता है अप्रूव्ड, दूसरा होता है अनअप्रूव्ड। तो सुपर अनाउंसेशन फंड दो प्रकार का, एक होता है अप्रूव्ड और एक होता है अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड सुपर अनाउंसेशन फंड का ट्रीटमेंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल सेम है। तो ट्रीटमेंट is same as unrecognized provident fund. Treatment is same as unrecognized provident fund. Approved superannuation fund. देखो अप्रूव्ड सुपर अनाउंसेशन फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर, मतलब कुछ नहीं होगा। इंटरेस्ट exempt, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन exempt up to 1,50,000 पर annum। एक साल में 1,50,000 तक एग्जेम्पशन। लमसम अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट। बस यही था प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। गिफ्ट का प्रोविजन आई थिंक ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, फिर भी एक बार लिखो। गिफ्ट इन कैश बोलो क्या होगा, टैक्सेबल, मतलब फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड इफ फेयर मार्केट वैल्यू is less than 5,000 per annum, then it is fully exempt. Otherwise फुल्ली टैक्सेबल। मान लो कि फेयर मार्केट वैल्यू 6,000, ये नहीं बोलोगे कि 5,000 एग्जेम्पशन, 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखो मीनिंग ऑफ सैलरी। याद है, देखो बेटा सैलरी चैप्टर में ये सबसे डिफिकल्ट होता है कि याद रखना किसके लिए सैलरी का मीनिंग क्या है। ठीक है, मैंने बताया था ग्रेचुइटी के लिए सैलरी का मीनिंग कुछ अलग था, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए कुछ मीनिंग कुछ अलग था, ऐसा था। तो इसीलिए मीनिंग ऑफ सैलरी को एक बार समराइज करेंगे। ग्रेचुइटी के लिए पोगा, पोगा का मतलब एम्प्लॉय कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट को मैंने शॉर्ट में पोगा बोल रहा हूं। फिर ग्रेचुइटी, नॉन पोगा, हाउस एंड होटल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का ट्रीटमेंट अभी तक हम डिस्कशन नहीं किए, इसके बाद में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसका सैलरी मीनिंग एक बार लिख लीजिए। बोलो, पेमेंट अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के लिए सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। डीए चाहे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी या नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बस बेसिक प्लस डीए। नॉन पोगा के लिए, अच्छा नॉन पोगा फिर लीव सैलरी, एचआरए, contribution to RPF, VRS, रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन के लिए, ये सारे के लिए रिट्रेचमेंट कंपेंसेशन, ग्रेचुइटी, नॉन पोगा, लीव सैलरी, एचआर के लिए, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वीआरएस, रिट्रेचमेंट के लिए। बेसिक प्लस डीए इफ प्लस टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर कमीशन का मतलब कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑन टर्नओवर। हाउस एंड हॉस्टल फैसिलिटी के लिए ग्रेचुइटी का मीनिंग BD, BA, CA। BD, BA, CA। एंटरटेनमेंट के लिए
सैलरी का मतलब ओनली बेसिक सैलरी। बस यही था सैलरी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन के लिए। नेक्स्ट लिखो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। It is fully taxable फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉय के हाथ में ये फुल्ली टैक्सेबल, बट डिडक्शन इज अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओनली। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 आज फॉलोज। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 16 आज फॉलोज। %20 of basic salary, actual amount received, %20 of basic salary, actual amount received 5,000। ये तीनों का जो लोअर नेक्स्ट लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी चैप्टर के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा, तो लिखो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और द अमाउंट ऑफ सैलरी which is lower is allowed। कॉलम सारे एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का या अमाउंट ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। मान लो तुम्हारा सैलरी 10,000 तो तुम्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ी ना 50,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, व्हिचएवर इज लोअर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सैलरी चैप्टर का प्रोविजन या कॉन्सेप्ट ओवर। अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई थिंक प्रोविडेंट फंड से प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, यहां तक हो गया था। चलो इलस्ट्रेशन 32 रीड करो। सॉरी, इलस्ट्रेशन 32 रीड करो।
मिस्टर एक्स has the following salary structure: basic salary, basic 10,000 per month, commission fixed 2,000, DA 1,000 per month, entertainment allowances 2,000 per month. X contributes 20,000 to provident fund. Employers also make matching contribution. Compute gross salary of if Mr. X government employee and such provident fund is a statutory provident fund. Mr. X is an employee of Y Limited and such provident fund is a recognized provident fund. Mr. X is an employee of Z Limited and such fund is an unrecognized provident fund. चलो देखो, केस ए, केस बी, केस सी। बेसिक सैलरी, अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ अ सैलरी of Mr. X for the assessment year 21-22. बेसिक सैलरी सारे केसेस में फुली टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। कमीशन सारे केसेस में टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। अलाउंसेस में डीए टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सारे केसेस में टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। ये दोनों मिला के हो गया 36, 36, 36। अब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन कितना 20, 20, 20। अब एग्जम्पशन मिलेगा, अब एग्जम्पशन मिलेगा। चलो, केस वन क्या था, केस वन क्या था, गवर्नमेंट एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अच्छा, तो पहले देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए पूरा का पूरा डिडक्शन मिल गया, मतलब एग्जेम्पशन मिल गया, टैक्सेबल नील। केस बी क्या था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और देखो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलेगा। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर वाला कमीशन। इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलेगा। तो एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक, कमीशन तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि कमीशन फिक्स। डीए मान लो इफ 1,32,000, 1,32,000 का 12%, 1,32,000 का 12% एग्जेम्पशन मिला, तो इतना टैक्सेबल।
केस सी क्या था? ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए क्या था? हाँ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इग्नोर, इंटरेस्ट एग्जाम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एग्जाम। जब लमसम अमाउंट रिसीव करोगे तो कुछ होगा, तो यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन का टाइम है ना। एग्जाम्शन नील, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर्ड बैलेंस मतलब ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अब कन्वर्ट हो गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को। ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? रीड करो इसको, पहले प्रोविजन रीड करो। An organization maintaining unrecognized provident fund may later get recognition from Commissioner of Income Tax. In such case, the accumulated balance under URPF, unrecognized provident fund, shall be transferred to recognized provident fund या converted to recognized provident fund. Tax treatment of such transferred balance, जितना बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है उसका टैक्स ट्रीटमेंट शैल बी एज अंडर। Calculation is made for all sum comprised in the transferred balance that would have been liable to income tax if the recognition of the fund had been in force from the date of institution of the fund. However, in case of serious accounting difficulty, the commissioner may make a summary calculation of such aggregate. Such aggregate sum is deemed to be income received by the employee in the previous year in which recognition of the fund taken effect. On taxability of such conversion, assessee cannot claim relief under section 89. सर क्या मतलब, समझ में कुछ नहीं है। फिर से रीड करो। कैलकुलेशन इज मेड ऑफ ऑल सम्स comprised in the transferred balance that would have been liable to income tax if the recognition, मतलब ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस कहाँ गया? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को। ठीक है, मान लिया जाएगा कि वो फंड शुरू से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था। अगर अकाउंटिंग डिफिकल्ट, सीरियस अकाउंटिंग डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, कमिश्नर कैलकुलेशन करेगा, हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कमिश्नर के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, भाई अब बताइए। हाँ, जो कैलकुलेशन होगा, कमिश्नर जो कैलकुलेशन करेगा वो एग्रीगेट अमाउंट हो जाएगा, मतलब वो इनकम के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलो हम देखते हैं अभी इलस्ट्रेशन 33, प्रोविजन का क्लैरिटी मिल जाएगा। मिस्टर शर्मा has been appointed as an accountant of ABC Limited on 1/4/2018. Since then, he is working with the same company. The salary structure and increment details are as under. Basic 5,000, फिर 1,000 इंक्रीज होगा 8,000 तक, फिर 1500 इंक्रीज होगा 14,000 तक। DA 3,000, 500, 5,000, 1,000, 10,000. He and his employer contributes to unrecognized provident fund 14% of basic and DA. Every year 9% interest is credited to such fund. As on 1st April 2020,
the fund gets recognition. Hence, the accumulated balance in the unrecognized provident fund was transferred to recognized provident fund. Comment on tax treatment of such transferred balance. Statement showing देखो आंसर. Statement showing treatment of transferred balance. बेसिक कितना 60,000 कैसे 5,000 इंटू 12 DA 3,000 इंटू 12 36 सॉरी ये देखो बेसिक प्लस DA उसका 14% 18-19 में 18-19 में बेसिक 5,000 ही होगा, DA 3,000 ही होगा, इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर होगा. तो बेसिक प्लस DA उसका 14% कितना हो रहा है 13,440. ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा 18-19 में. अब 19-20 में बेसिक 1,000 इंक्रीज हो जाएगा यानी 6,000 तो 72,000. DA भी इंक्रीज होगा, DA 500 इंक्रीज होगा तो 3,500 इंटू 12 42 इसका 14% 15,960. देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन तो कुछ नहीं होगा, वो तो डिडक्शन मिलेगा. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे. एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के ऊपर तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट अप टू 9% एग्जेम्प्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में याद है. सॉरी अब देखो ये पहले अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था लेकिन अब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया. अब मान लिया जाएगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था शुरू से, तो इसीलिए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी का 12% तक एग्जेम्पशन. हाँ कंट्रीब्यूशन 18-19 में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है 13,440. ठीक है. अब देखो हाँ जिस टाइम 13,440 ध्यान से समझो 18-19 में 13,440 का एक कंट्रीब्यूशन हुआ था एम्प्लॉयर. उस वक्त ये तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था. इसका मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन करता है तो एग्जम्पशन. लेकिन 19-20 में ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कन्वर्ट हो गया. अब 19-20 में मान लिया जाएगा कि यह रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था एकदम शुरू से. ठीक है. तो अगर 18-19 में ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता, एक्चुअली नहीं हुआ था, अगर 18-19 में ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता तो 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन मिलता, बैलेंस टैक्सेबल होता. अब हम 12% एग्जेम्प्ट कर देंगे, बैलेंस टैक्सेबल करेंगे. तो अब देखो जब कन्वर्ट हो गया आरपीएफ को तो 18-19 के लिए 12% हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, डिफरेंस टैक्सेबल होगा. तो सैलरी का मीनिंग बेसिक प्लस डीए एक्सेट्रा जो था. तो सैलरी हो रहा है 96,000, इसका 12% 11,520. अब डिफरेंस कितना 19-20. हाँ फिर 19-20 में अच्छा कन्वर्सन तो 2021 में हुआ है. 19-20 में ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था तो 19-20 में एग्जेम्प्ट हो गया था. अब 2021 में जब एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, अब सोचो अगर 19-20 में ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट होता तो 12% का एग्जेम्पशन मिलता. अब 12% का एग्जेम्पशन दे दो. 12%
ऑफ सैलरी 13,680, तो डिफरेंस हो रहा है 2280, तो टोटल हो रहा है 4200। ये 4200 इस साल, जिस साल कन्वर्ट हुआ है, एम्प्लॉय के हाथ में इनकम के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, करेंट ईयर कंट्रीब्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज आरपीएफ। करेंट ईयर में आरपीएफ का ट्रीटमेंट होगा। तो करेंट ईयर का सैलरी उसका 2% टैक्सेबल होगा। तो आप बोलेंगे सर 2% क्यों? देखो बेटा, 14% कंट्रीब्यूशन हो रहा है, 12% तो एग्जेम्पशन मिलेगा, 2% का टैक्सेबल होगा, 2640। तो टोटल इनकम कितना मान लिया जाएगा? ये 4200 प्लस 2640 यानी 6840 इसी साल में इनकम। इंटरेस्ट तो 9% है ना, तो इंटरेस्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि अप टू 9% एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट 9% एक्सीड नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखो, मान लो कि ये एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का कुछ ऑब्लिगेशन है, बच्चे का ट्यूशन फीस होना, कुछ भी ऑब्लिगेशन है, किसका? एम्प्लॉय का। जो ऑब्लिगेशन को पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, इसका मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन ऑल केसेस, ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है। फिर प्रोफेशनल टैक्स के ऊपर एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 16 में। मान लो कि ये एम्प्लॉय पे कर रहा है क्या? प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। पेमेंट बेसिस में डिडक्शन मिलेगा। पेमेंट बेसिस का मतलब जिस साल पेमेंट होगा उसी साल डिडक्शन मिलेगा। मान लो कि करेंट ईयर का प्रोफेशनल टैक्स अगले साल पेमेंट हुआ तो अगले साल डिडक्शन मिलेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स पेड कर दिया तो पहले वो सैलरी हेड में इंक्लूड होगा, फिर उसके बाद डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। सेक्शन 16 का डिडक्शन ग्रॉस सैलरी से मिलता है। लिखो इस बात को। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लिव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट लगाता है अंडर आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज allowed as deduction. The following points should be kept in view. Deduction is available only in the year of payment.
जिस साल पेमेंट होगा उसी साल डिडक्शन मिलेगा। पॉइंट नंबर बी, इफ प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर on behalf of employee, then if professional tax is paid by employer on behalf of employee, then it is first included in salary as a perquisites। पहले ये सैलरी हेड में इंक्लूड होगा परक्विजाइट के हिसाब से, देन सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। उसके बाद डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। नेक्स्ट एक नोट लिखो, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर in respect of any obligation which is otherwise would have been payable by the employee is taxable in all cases। इसका मतलब एम्प्लॉय का कुछ ओब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय का कुछ ओब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो वो टैक्सेबल इन ऑल केसेस, वो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। बाकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक सैलरी चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लेकिन हम एक एग्जाम्पल करेंगे प्रोफेशनल टैक्स सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के ऊपर। लिखो एक एग्जाम्पल, a government employee get rupees 8 lakh per annum आज बेसिक सैलरी। एक से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, तो एक से गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट्स रुपीज 8 लाख पर annum as basic salary, full stop। In addition, he receives rupees 8,500 as entertainment allowances।
उसके साथ साथ उसको मिल रहा है 8,500 क्या एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। His actual expenditure on entertainment रुपीज 9,000, वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा कर रहा है 9,000। फाइंड टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, फाइंड टैक्सेबल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। देखो बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए डिडक्शन मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 व्हिच एवर इज लोअर। हाँ चलो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempted, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज exempted। क्योंकि एक से गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको डिडक्शन मिलेगा लेकिन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा 5,000 20% ऑफ बेसिक्स, बेसिक कितना 8 लाख, 8 लाख का 20% 1,60,000 actual amount received 8,500, तो लोअर कितना 5,000, तो एग्जेम्प्टेड 5,000। अब देखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना 8,500, ये तो सैलरी हेड में पहले इंक्लूड होगा, तो फर्स्ट इंक्लूडेड इन सैलरी, देन 5,000 will be allowed as deduction अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 में 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। ओके आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा बाय बाय।